गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे जॉन लॉक का सरकार के संबंधी विचार, उसके कार्य, उसके स्वरूप और उसकी सीमाएं। तो जो हमने सामाजिक समझौता पढ़ा उसमें यही था कि जो दूसरा समझौता हुआ उसके द्वारा सरकार की, गवर्नमेंट की स्थापना हुई। पहले समझौते के द्वारा नागरिक समाज की स्थापना हुई, वहीं दूसरे समझौते के द्वारा सरकार की स्थापना हुई थी। अगर सरकार भंग हो जाती है तो समाज भंग नहीं होता है, क्योंकि दोनों समझौते अलग अलग हैं। और जहां हमने देखा कि लोगों ने कुछ सीमित अधिकारी सरकार को सौंपे थे, ना कि अपने सारे अधिकार सरकार को सौंप दिए थे। तो लोक के दर्शन में सरकार का उद्देश्य निश्चित था और इसकी शक्ति सीमित थी। उद्देश्य निश्चित क्या था? लोगों की जो अधिकार सौंप रखे उनकी रक्षा करना। और शक्ति सीमित क्यों थी? उनको अगर उनके उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रहा है तो क्रांति का अधिकार भी लोक ने दिया था। अगर सरकार का उद्देश्य है जनता की संपत्ति और नागरिक हितों का पोषण करना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य होता है, ये जॉन लॉक ने कहा। तो और लॉक ने अपनी पुस्तक टू ट्रीटेज ऑन गवर्नमेंट के अंदर लिखा कि मनुष्यों के राज्य में संगठित होने तथा अपने आप को सरकार का अधीन रखने का मुख्य उद्देश्य अपनी संपत्ति की रक्षा करना है। ये बात उसने स्पष्ट रूप से अपनी किताब में लिखी थी। यहाँ संपत्ति का अर्थ केवल भौतिक संपत्ति नहीं है, इसके अंतर्गत जीवन और स्वतंत्रता भी शामिल है संपत्ति में। और सरकार का प्रमुख कर्तव्य यह है कि वे उपद्रवियों से समाज की रक्षा करे। तो लॉक के अनुसार व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा के लिए सरकार के 3 कार्य जरूरी है। पहला काम है न्याय और अन्याय और विवादों के निर्णय के लिए सामान्य मापदंड निश्चित करने के व्यवस्थापिका संबंधी कार्य, कि क्या न्याय है, क्या अन्याय है, लोगों का विवादों का निर्णय किस कानून के तहत होगा, तो इसको करने का कार्य व्यवस्थापिका संबंधी कार्य। दूसरा काम है वो है समाज एवं नागरिकों के हितों की रक्षा करने, युद्ध की घोषणा करने, शांति को स्थापित करने और अन्य राज्यों से संधि करने के संबंधी कार्यपालिका संबंधी कार्य, जो आज के टाइम सरकार करती है, मंत्रिपरिषद वो। तीसरा काम है कि स्थापित कानूनों के अनुसार व्यक्तियों के आपसी झगड़ों का निष्पक्ष निर्णय देने संबंधी न्यायिक कार्य, कि अगर किसी कानून के व्याख्या को लेकर कोई डिस्प्यूट है तो उसका न्यूट्रल निर्णय, निष्पक्ष निर्णय देने का कार्य सरकार करती है। तो ये 3 कार्य था, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका संबंधी कार्य। तो यहाँ स्पष्ट दिखता है कि लॉक ने सरकार के व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका संबंधी तीनों कार्य बताए और उसने ये भी बताया है कि तीनों कार्य परस्पर एक दूसरे से पृथक है और इन्हें संपादित करने वाले व्यक्तियों में विभिन्न गुणों और शक्तियों का होना जरूरी है। जजों में जज की गुण होने चाहिए, न्याय का गुण होना चाहिए, व्यवस्थापिका में कानून निर्माता के गुण होने चाहिए, कार्यपालिका पर लोगों में नीतियों को लागू करने के गुण होने चाहिए, प्रशासकों के गुण होने चाहिए। और उसने व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में पृथकता मानते हुए कार्यपालिका को व्यवस्थापिका के अधीन बताया है। और उसने कहा है कि जिन व्यक्तियों के हाथों में कानून निर्माण की शक्ति होती है, उन्हें कानून को क्रियान्वित करने की शक्ति अपने हाथों में लेने की भी प्रबल इच्छा हो सकती है, क्योंकि शक्ति हथियाना का प्रलोभन मनुष्य की एक दुर्बलता है। इसलिए दोनों में भिन्न भिन्न होना चाहिए, अलग अलग जगह ये काम केंद्रित होना चाहिए, जिसे आगे जाकर मोंटेस्क्यू ने और स्पष्ट किया था। लॉक ने यह भी कहा कि कार्यपालिका का सत्र कंटिन्यू चलता रहना चाहिए, लेकिन व्यवस्थापिका के लिए ऐसा संभव नहीं है, आवश्यक भी नहीं है। तो कार्यपालिका पर नियंत्रण का समर्थन करके लॉक ने आधुनिक संविधानवाद की नींव रखी थी और उसका प्रचंड समर्थक घोषित हुआ। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के मध्य सत्ता का विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार करके लॉक ने होब्स द्वारा प्रतिपादित शक्ति केंद्रीकरण और संप्रभुतावाद का बहिष्कार कर दिया था। उसके बाद लॉक ने यह भी कहा कि न्यायिक कार्य व्यवस्थापिका और कार्यपालिका कार्यों से अलग होने चाहिए और इन दोनों से ही कम से कम व्यवस्थापिका से तो पृथक होना ही चाहिए। और ये बड़ा अनुचित होगा कि कानून निर्माण वाले कानून की व्याख्याकार बन जाए।
तो लोक न्यायिक व कार्यपालिका संबंधी कार्यों में अंतर स्वीकार करते हुए भी दोनों के कार्यों को एक ही अंग को सौंपने के लिए इस देने तैयार नहीं था कि लोगों के अधिकारों को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। तो अंततः यह है कि लोक ने व्यवस्थापिका को सर्वोच्च माना था, परंतु इसकी निरंकुशता का समर्थन उसने कभी नहीं किया था। उसका कहना था कि व्यवस्थापिका से ऊपर जनता है, जनता सर्वोपरि है, तो उसे जनता की मर्यादा के अधीन रहकर काम करना पड़ता है और व्यवस्थापिका अपनी शक्तियों को केवल उन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यूज कर सकती है जिनके लिए समाज की रचना हुई है। और व्यवस्थापिका अपने अधिकार क्षेत्र में केवल उन्हीं बातों की बातें कर सकती है जो सरकार को समाज द्वारा सौंपी गई है ट्रस्टी के रूप में, और उनके द्वारा प्राकृतिक व्यवस्था के समान ही राजनीतिक समाज में भी मान्य प्राकृतिक कानून के विरुद्ध कोई विधि नहीं बनाई जा सकती। प्राकृतिक कानून के विरुद्ध कोई विधि नहीं बना सकता व्यवस्थापिका। तो इस पूरा विवरण जो हमने पढ़ा उससे ये बात स्पष्ट होती है कि लोग उस निरंकुश शासन के विरुद्ध था जिसका होब्स घोर समर्थक था। सर्वाधिकारवादी व्यक्ति को बनाकर लोक ने व्यक्ति को सर्वाधिकारवादी बनाकर लोक ने समाज, विधानमंडल, कार्यकारिणी और न्यायपालिका के अधिकार में समन्वय स्थापित करने वाले राज्य की कल्पना की थी, किंतु अधिकारों का एक जगह एकत्रीकरण का उसने विरोध किया था और उसने सीमित राजतंत्र का समर्थन किया था और उसने राज्य को उस जन सेवक या के रूप में प्रस्तुत किया जिसका स्वामी जनता थी, और जन स्वीकृति के आधार पर जन सेवा का लक्ष्य लेकर समाज, राज्य मनुष्य द्वारा निर्मित साधन था, ये बात उसने स्पष्ट की थी। तो ये था उसका सरकार के कार्य और उसके सीमाएं संबंधी कार्य। अब उसने सरकार के रूप, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में अपने विचार दिया था, पर इसके बारे में स्पष्ट रूप से उसने कहीं पर भी नहीं लिखा। तो प्रसंगवश उसने सरकार के 3 रूपों की चर्चा कर दी। जो पहले हमने पढ़ा वो सेम ही है कि एक जगह है तो राजतंत्र, कुछ में है तो कुलीन और बहु में है तो लोकतंत्र। तो उसने ये भी कहा सरकार का स्वरूप इस बात पर डिपेंड करता है कि बहुमत अथवा समुदाय अपनी शक्ति का प्रयोग किस प्रकार करना चाहता है। अगर बहुमत या समुदाय सत्ता अपने पास भी रख सकता है, बहुमत अथवा समाज इसे किसी विधायी सत्ता को सौंप भी सकता है। यदि बहुमत शक्ति का स्वयं अपने हाथों में रखता है और अपने द्वारा निर्मित कानूनों के क्रियान्वित के लिए कुछ अधिकारियों को नियुक्त कर देता है तो वह सरकार जनतंत्रवादी कहलाएगी। अगर बहुमत अपने पास पावर रखता है और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ ऑफिसर की नियुक्ति कर देता है तो वो सरकार लोकतांत्रिक या जनतांत्रिकवादी सरकार कहलाएगी। और यदि समाज बहुमत विधायी शक्ति, कानून बनाने की शक्ति कुछ गिने चुने लोगों एवं उसके उत्तराधिकारी को सौंप देता है तो वह सरकार कुलीन तंत्रात्मक या वर्गवादी सरकार होगी। और यदि विधायी शक्ति केवल एक व्यक्ति में निहित है तो वह सरकार राजतंत्रात्मक कहलाएगी। लोग अब इसमें यह था कि संवैधानिक राजतंत्र को सर्वोच्च मानता था, परंतु उसका यह भी कहना था कि विधायी का चाहे जो भी रूप धारण करे उसे पवित्र रहना चाहिए और जहां जनता ने उसे रखा है वहीं बनी रहनी चाहिए और उसका चेंजेस पीसफुल मीन्स से होना चाहिए। तो ये था जॉन लॉक का सरकार के कार्य और उसकी सीमाएं और उसके स्वरूप संबंधी विचार। तो आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ेंगे हम। आज टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं।